जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है कि आने वाले 6 महीनों के अंदर यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम और साथ में यूपीएसआई एग्ज़ाम, ये दोनों एग्ज़ाम बहुत महत्वपूर्ण है। और इन दोनों एग्ज़ामों की तैयारी के लिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट। और ये एकमात्र ऐसा प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें हम यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल दोनों की तैयारी इस एक प्रैक्टिस सेट के ज़रिए ही करेंगे। देखिए, हर एक प्रैक्टिस सेट में आपके लगभग 40 प्रश्न होंगे, जिसमें 20 प्रश्न आपके यूपीएसआई प्रीवियस ईयर होंगे और 10 प्रश्न आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के होंगे और बाकी के 10 प्रश्न आपके मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रैक्टिस सेट को डिज़ाइन किया गया है जिससे कि आप एक ही क्लास से एक ही वीडियो में दोनों एग्जामों की तैयारी को एक साथ कर सकते हैं। और बहुत ही मेहनत से प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। इसको आप एक बार जब क्लास ले लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को हर क्लास से ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, सबकी एक सी दशा है, प्रस्तुत वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित लोकोक्ति कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, अपनी पगड़ी अपने हाथ। ऑप्शन नंबर बी, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग। ऑप्शन नंबर सी, घर घर मटियाले चूल्हे है। ऑप्शन नंबर डी, अपनी दही को खट्टा कौन कहे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घर घर मटियाले चूल्हे है। तो घर घर मटियाले चूल्हे है, इसका अर्थ क्या होता है कि हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई बुराई जरूर होती है, इसीलिए लोकोक्ति कह दी जाती है कि सबकी एक सी दशा है। अब यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? अपनी पगड़ी अपने हाथ, इसका अर्थ हो जाएगा अपनी इज्जत अपने हाथ। ऑप्शन नंबर बी, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा कोई काम नियम कायदे से न करना। ऑप्शन नंबर डी, अपनी दही को खट्टा कौन कहे, इस लोकोक्ति का सही जवाब हो जाएगा स्वयं की कोई वस्तु को कोई बुरा नहीं कहता। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, हिंदी दिवस ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी 10 जनवरी, 15 अगस्त, 26 जनवरी। इन चार ऑप्शन में से सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। हिंदी दिवस जो है आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। और बात करें तो यहाँ पर 10 जनवरी, 10 जनवरी को यहाँ पर विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को यहाँ पर विश्व हिंदी दिवस। बात करें यहाँ पर 15 अगस्त को यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, इनमें से कौन सी कीर्ति सूरदास की नहीं है? तो देखिए, साहित्य लहरी सूरदास की कीर्ति है, बिल्कुल सही। सूरसागर भी सूरदास जी की है और सूर सरावली ये भी आपकी सूरदास जी के है। बात करें यहाँ पर सुंदर विलास की, ये वाली कीर्ति इनकी नहीं है। सुंदर विलास जो कीर्ति हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी सुंदरदास जी की। सुंदरदास जी ने ही सुंदर विलास को लिखा था। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सुंदरदास। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये वाली कीर्ति सुंदरदास जी की है। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, पर इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर देखिए कई जो है ये गलत लिखा गया है, इसके स्थान पर यहाँ पर कवि लिखा जाएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है? तो छेद स्वामी अष्टछाप के कवि है, बिल्कुल सही, ये तो है। गोविंद स्वामी ये भी अष्टछाप के कवि है और सूरदास ये भी अष्टछाप के कवि है। बात करें हरिदास की, ये अष्टछाप के कवि नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिदास। अब बात करते हैं यहाँ पर अष्टछाप के कवि के बारे में, हम थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। तो बात करें यहाँ पर अष्टछाप के कवियों की, तो अष्टछाप के कवियों में कौन कौन कवि शामिल थे? यहाँ पर देखिए, वल्लभाचार्य के शिष्य थे 4। उनमें कौन कौन से थे? एक आपका हो गया कुंभन दास, दूसरा हो गया सूरदास, तीसरा हो गया परमानंद दास और चौथा हो गया कृष्णदास। और 4 शिष्य इसमें गोस्वामी विट्ठलनाथ के थे। विट्ठलनाथ के शिष्य कौन कौन थे? गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्बुद्ध दास। इन 8 कवियों को मिलाकर अष्टछाप की रचना जो आपकी की थी वो विट्ठलनाथ ने की थी। और विट्ठलनाथ कौन थे? श्री वल्लभाचार्य के पुत्र थे। इन इसलिए इन्होंने श्री वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों को लिया और अपने 4 शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की थी। और अष्टछाप के कवियों को अष्टसखा भी कहा जाता है। और इसमें जितने भी कवि थे वे भक्ति कवि थे। ठीक है, तो अष्टछाप के कवियों के बारे में आपको इतनी जानकारी अपने पास रखनी है। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पीडीएफ को भी डाउनलोड करके एक बार इसको रिवाइज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मैं छुपाना जानता तो खालिस्तान मुझे खालिस्तान समझता। तो यहाँ पर इन खाली स्थान में कौन से शब्द आएंगे दिए गए ऑप्शन में से, वे यहाँ पर हमको भरने हैं। तो मैं छुपाना जानता तो
मित्र मुझे धूर्त समझता, क्या ये हो जाएगा? या फिर मैं छुपाना जानता तो नीच मुझे भिखारी समझता, क्या ये हो जाएगा? ये भी नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं, मैं छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, तो ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मैं छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, ये बिल्कुल इसमें सटीक बैठ रहा है। और ऑप्शन नंबर डी, मैं छुपाना जानता तो लोग मुझे पशु समझते, ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए, क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा होगा यहाँ पर? क्रमवाचक विशेषण यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से होते हैं क्रमवाचक, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर पहला, दूसरा, तीसरा ये हो, ये तो हो जाएगा आपका क्रमवाचक विशेषण, और आपका जो ये दो दिया गया है ये आपका संख्यावाचक विशेषण, और ये है आपका दूना, दूना ये होगा आपका आवर्तीवाचक विशेषण। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? यानी कि द्रविड़ भाषा परिवार की इनमें से कौन सी भाषा नहीं है? तो तमिल भी द्रविड़ भाषा परिवार की है, मलयालम भी द्रविड़ भाषा परिवार की है, और कन्नड़ भी आपकी द्रविड़ भाषा परिवार की है। लेकिन जो ये मालवी है ये आपकी द्रविड़ भाषा परिवार की नहीं है। तो द्रविड़ भाषा में और कौन कौन सी भाषाएं आती है? इसमें आती है आपकी तेलुगु, फिर कन्नड़ भी इसमें आती है, एक भाषा इसमें कुई हो गई, ये भी आ जाती है, और तुलु, ये भाषा भी द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द आलसी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखिए, आलसी नहीं होगा, ये आलसी होगा, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आलसी हो जाएगा। आलसी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो आलस से किसी को आता है, ठलुआ भी बोल देते हैं इसको, बहुत सुस्त आदमी बोल देते हैं, अरे ये तो बहुत सुस्त आदमी है, बहुत आलस भरा है इसके अंदर, तो ठीक है। निठल्ला भी बोल देते हैं, अरे ये तो निठल्ला आदमी है, आलसी, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ना समझ को आलसी से नहीं जोड़ सकते, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ना समझ, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? तो इन चार ऑप्शनों में से ऊष्म व्यंजन देखते हैं। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं आपका श, स, श और है, ये आपके चारों व्यंजन जो होते हैं ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इनमें से कौन सा यहाँ पर है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इनमें से कौन सा शब्द खल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो खल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो खल का पर्यायवाची शब्द इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्जा। बाकी सभी जो है आपके खल के पर्यायवाची शब्द है, जैसे कि बोल देते हैं कुटिल आदमी, अधम आदमी, धूर्त आदमी, मूर्ख, खल, ये इत्यादि इसी के सभी पर्यायवाची शब्द है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। खल के पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे? कुटिल, अधम, धूर्त। लेकिन पुर्जा खल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, इस लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अनिश्चय में सफलता मिलती है, क्या ये हो जाएगा? जी नहीं। ऑप्शन नंबर बी, अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है, जी हाँ, इस लोकोक्ति का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी अगर बार बार अभ्यास करते हैं तो जड़ बुद्धि यानी कि बिल्कुल जिसमें बुद्धि भी नहीं होती वो भी चतुर आदमी बन जाता है, सुजान। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाकी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो उपमेय में उपमान की संभावना संभावना की जाए, तो संभावना कैसे की जाती है? जैसे सीता का मुख मानो चंद्रमा है, ठीक है, यहाँ पर संभावना की जा रही है, यानी कि सीता के मुख की संभावना चंद्र से की जाएगी, सीता का मुख मानो चंद्रमा के समान है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान क्या होती है? इसमें कुछ रूट वर्ड होते हैं जिनको हमको ध्यान रखना होता है, जैसे जनु जानो, मनु मानो, जो, मनहु मनु इत्यादि, ये जिस वाक्य में आ जाते हैं तो वहाँ पर अधिकतर उत्प्रेक्षा अलंकार ही होता है, तो इनकी ये पहचान होती है। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ अलंकार होता है आपका उत्प्रेक्षा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, लता गा रही है, इस वाक्य में
क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो देखिए लता गा रही है, यानी कि गा ही रही है, ना तो उसने गाकर खत्म किया, ना फिर वह या फिर गाएगी वगैरह कुछ ऐसा है, लेकिन गा रही है, मतलब एक बात पूरी नहीं है, लगातार गा रही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपूर्ण वर्तमान, यानी कि वर्तमान समय की बात हो रही है, लेकिन अभी जो कार्य कर रही है वर्तमान में वो पूरा नहीं हुआ है, इसलिए अपूर्ण है, अपूर्ण वर्तमान। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, भर्ता का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? तो देखिए भर्ता का स्त्रीलिंग क्या भर्तनी हो जाएगा, क्या भर्तारी हो जाएगा, क्या भर्ती हो जाएगा, या फिर भर्तरी हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भर्तरी, यानी भर्ता का स्त्रीलिंग जो होगा वो भर्तरी होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो सबसे पहले तो देखते हैं कि शुभेच्छा में कौन सी संधि है। तो शुभेच्छा में यहाँ पर देखिए गुण संधि है, तो इसको हम यहाँ पर तोड़ लेते हैं। गुण संधि, शुभ, शुभ, इसमें यहाँ पर निकल के आएगा आपका ए प्लस, यहाँ पर हो जाएगा इच्छा, इच्छा, शुभ प्लस इच्छा, इस तरीके से हो जाएगा। इसका हो जाएगा यहाँ पर ए और ये हो जाएगा प्लस ई, इन दोनों को मिलाकर आपका क्या बनता है? ए बनता है। ठीक है, ये वाला आपका ए बन जाएगा, और ए की मात्रा इसमें छिड़ी हुई है, तो शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? शुभ प्लस इच्छा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 16, मैंने आम खाया है, वाक्य इनमें से किसका उदाहरण है? तो मैंने आम खाया है यानी हमने अभी अभी खाया है, और जब क्रिया अभी अभी हुई हो तो उसको बोलते हैं आसन्न भूत, यानी काम तो हो चुका है, और जब हो चुका होता है तो भूतकाल होता है, लेकिन कैसे हुआ है काम? मैंने आम खाया है, बिल्कुल अभी खाया है, तभी हम ऐसी बात बोलते हैं, तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आसन्न भूत। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, परिवार संज्ञा का कौन सा रूप है? यानी परिवार में संज्ञा पूछी गई है कि इसमें कौन सी संज्ञा है? तो परिवार में आपकी हो जाएगी समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, क्योंकि परिवार जो होता है कई व्यक्तियों से मिलकर बनता है, और जब कई व्यक्ति एक जगह मिलकर रहते हैं तो उस एक समूह का निर्माण करते हैं, और उसी को यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 18, अनुचित विकल्प का जोड़ा कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर यूपीएसआई के प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को समझिए कि इसने हमको सिर्फ एक हिंट दिया है कि अनुचित विकल्प का जोड़ा इनमें से कौन सा है, यानी गलत युग्म हमें इनमें से छांटना है, लेकिन हमको ये नहीं पता बताया गया कि ये नीचे क्या दिए गए हैं, विलोम शब्द दिए गए हैं, पर्यायवाची दिए गए हैं, तत्सम तद्भव दिए गए हैं, या अनेकार्थी दिए गए हैं। इस बारे में हमको कोई जानकारी नहीं दी गई है, ये जानकारी हमको प्रश्न को पढ़कर खुद ही यहाँ पर इसको जानकारी को प्राप्त करना होगा। कैसे? देखिए, जैसे कि हम सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, अनुराग और विराग। तो अनुराग और विराग आपस में कैसे शब्द है, ये हमको पता होना चाहिए, जब हमने पढ़ाई की होगी तभी हम इनको जान सकते हैं। तो अनुराग और विराग ये आपस में एक दूसरे के विलोम शब्द है। तो अब हम हमारे दिमाग में ये आ गया कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी विलोम शब्द दिए गए हैं। तो अनुराग का विराग होता है, ये तो बिल्कुल सही है। कटु का क्या विलोम शब्द होगा? मधुर। कटु और मधुर आपस में विलोम है। उसके बाद देखते हैं उन्नत और उन्नति, ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं अल्पज्ञ और बहुज्ञ, ये वाला भी विलोम बिल्कुल शब्द है। अब देखिए उन्नत और उन्नति ये आपस में एक दूसरे के विलोम क्यों नहीं है, दोनों का अर्थ यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए उन्नत का जो अर्थ होता है, उन्नत, उन्नत का अर्थ होता है विकसित, कोई चीज़ विकसित हो गई हो, या बड़ा, बड़े से भी हम इसका अर्थ ले लेते हैं। और उन्नति का अर्थ क्या होता है? उन्नति का अर्थ होता है विकास, किसी चीज़ का विकास या फिर उसकी उच्चता। ठीक है, इसलिए ये दोनों आपस में अलग अलग हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 19, आम खाया जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो देखिए वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान होता है, और कर्मवाच्य जिसमें कर्म प्रधान होता है, और भाववाच्य ये निषेधात्मक शब्द इसमें आते हैं। ठीक है, इसमें ये भाव को प्रकट करता है। ठीक है, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे सहा नहीं जाता। ठीक है, इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो भाववाच्य में आते हैं। अब देखिए आम खाया जाता है,
इसमें जो आम खाया यानी कि जो क्रिया आई है ये किसके अनुसार आई है, क्रम के अनुसार आई है। आम क्या है, इसमें क्रम है, ठीक है, तो इसलिए इसमें आपका हो जाएगा क्रमवाच्य, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए, उपर्युक्त वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पूर्वकालिक क्रिया क्या है। तो पूर्वकालिक क्रिया उसको कहते हैं जब एक क्रिया होकर दूसरी में तुरंत दूसरी में लग जाए, यानी हमने कोई काम अभी किया और उसको कर कर हम तुरंत दूसरे काम में लग गए, वहाँ पर ही पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे कि हम यहाँ पर ऑप्शनों को देखते हैं एक बार। बच्चे गृह कार्य किए बिना खेलने लग गए। देखिए यहाँ पर किए बिना लग गया, ये तो होगा नहीं क्योंकि इन्होंने एक कार्य तो किया नहीं, दूसरे में लग गए। ये यहाँ पर दोनों कार्य होना चाहिए, इनके दोनों क्रिया होनी चाहिए, पहले एक क्रिया होनी चाहिए और उसके तुरंत बाद दूसरी दूसरी क्रिया में लग जाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे गृह कार्य के बिना खेलने लग गए। अब देखिए यहाँ पर गृह कार्य तो इन्होंने किया नहीं, यानी एक क्रिया तो की नहीं और दूसरी में लग गए, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर दोनों ही क्रिया होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपका सही होगा। अब देखो ऑप्शन नंबर सी, बच्चे गृह कार्य करके खेलने लग गए। अब देखिए यहाँ पर बच्चे गृह कार्य करके, यानी कि गृह कार्य कर दिया, एक क्रिया तो समाप्त हो गई, उसके तुरंत बाद दूसरी क्रिया होने लगी है कि खेलने लग गए, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बच्चे गृह कार्य करके खेलने लग गए, ठीक है। तो पूर्वकालिक क्रिया किसको कहते हैं, एक क्रिया होने के बाद तुरंत दूसरी क्रिया का होना ही पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए अचरज। तो देखिए यहाँ पर अचरज ही आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, क्योंकि अचरज जो होता है वो तद्भव शब्द होता है और इसका तत्सम शब्द होता है वो आश्चर्य होता है। देखिए यहाँ पर लिख दिया है आश्चर्य। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अंधकार। अंधकार एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप होगा अंधेरा या फिर अंधियारा भी बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर सी अंगरक्षक। अंगरक्षक भी आपका एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द हो जाएगा आपका अंगरखा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर आशा। आशा भी आपका एक तत्सम शब्द है और इस तत्सम शब्द का तद्भव रूप होगा आस, यानी आशा का तद्भव होगा आस, ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अचरज। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है। यानी एक तरफ यहाँ पर संज्ञा दी गई है और एक तरफ संज्ञा से बनने वाला विशेषण दिया गया है, तो इनमें से कौन सा बिल्कुल सही सही यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पक्ष दिया गया है ये आपकी संज्ञा है और इसमें इक प्रत्यय जोड़कर, देखिए इक प्रत्यय जोड़कर इसको पाक्षिक बनाया गया है, जो कि एक विशेषण का रूप हो जाता है, ठीक है। जब संज्ञा में कोई प्रत्यय जुड़ जाता है तो वो विशेषण बन जाता है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा पक्ष का पाक्षिक, ऑप्शन नंबर ए। बाकी सभी यहाँ पर देखिए प्रेम प्यार सुख दुख, ये तो इसके बिल्कुल अपोजिट हो गया। सुवर्ण सोना, ये आपका इसका तत्सम तद्भव हो गए। प्रेम प्यार भी आपके तत्सम तद्भव हो गए, बाकी सब अलग है। और ऑप्शन नंबर ए ये बिल्कुल सही हो जाएगा, पक्ष प्लस इक पाक्षिक, ठीक है, ये इसका विशेषण रूप हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से नहीं बना है। यानी इन चारों में से तीन शब्द ऐसे हैं जो उपसर्ग से बने हैं और एक शब्द ऐसा है जो उपसर्ग से नहीं बना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर पुनर्जन्म। पुनर्जन्म में कौन सा उपसर्ग लगा है, पुनर्जन्म में यहाँ पर पुनः उपसर्ग लगा है। जन्म, इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर आपका बना है पुनर्जन्म, ठीक है, इसमें पुनः उपसर्ग लगा है। कुधर्म, कुधर्म को देखते हैं यहाँ पर कु, इसमें कु उपसर्ग लगा है प्लस धर्म, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आजीवन, आजीवन में तो आ उपसर्ग लगा है, ये तो आपका सीधा सीधा दिख रहा है। और उसके बाद देखते हैं दिखावा। दिखावा में कोई उपसर्ग नहीं है, ठीक है, इसमें यहाँ पर बल्कि इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है, दिख प्लस आवा, इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, दिखावा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। इसमें प्रत्यय जुड़ा है आ, ठीक है, ये तो हो जाएगा। उसमें देखते हैं शेर, शेरनी, यानी कि शेर प्लस नी, इसमें नी प्रत्यय जुड़ा है, ठीक है।
उसके बाद देखते हैं यहाँ पर दया में, इसमें दया प्लस इसमें मैं प्रत्यय जुड़ा है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर परिचय। देखिए परिचय में यहाँ पर कोई भी प्रत्यय नहीं लगा है, बल्कि यह च से बना है। देखिए इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, परि प्लस च, ये मूल शब्द होता है च, तो इसमें च में उपसर्ग लग के परिचय बना है, बाकी सभी में यहाँ पर प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, जिसे करना बहुत कठिन हो, वाक्य के लिए एक शब्द। तो जिसे करना बहुत कठिन हो उसको क्या बोलते हैं? दुष्कर। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दुष् माने बहुत कठिन और कर माने कार्य, ठीक है। और पुष्कर का यहाँ पर देखते हैं, पुष्कर का अर्थ क्या हो जाएगा? पुष्कर का अर्थ होता है एक स्थान को, एक विशेष स्थान को पुष्कर बोलते हैं, ठीक है, एक स्थान। उसके बाद यहाँ पर दुर्जय को क्या बोलेंगे? जो जीता न जा सके उसको दुर्जय बोला जाता है, जो जीता न जा सके, जो जीता न जा सके उसको क्या बोलते हैं? दुर्जय। और दुराग्रह, दुराग्रह किसको कहा जाता है? अनुचित या जिद या बेकार की हट जो कोई करता है उसको दुराग्रह कहते हैं, ठीक। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कर का अर्थ नहीं होता है। तो कर का अर्थ क्या नहीं होता है इनमें से? देखिए कर क्या होता है? कर जैसे कि हम टैक्स, जी हाँ, कर को टैक्स भी कहते हैं। जैसे हम टैक्स वसूलते हैं, भारत सरकार टैक्स वसूलती है, उसको कर भी बोला जाता है। किरण, किरण को भी कर बोला जाता है, ये भी सही है बिल्कुल, किरण कर, ये इसी का ही पर्यायवाची शब्द है। और हाथ, हाथ भी कर का ही पर्यायवाची शब्द है, बिल्कुल सही। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। सूर्य कर का अर्थ नहीं होता है। तो सूर्य के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं? रवि, भानु, ठीक है, भास्कर, ठीक है, ये आपके सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। चिदम्बरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, पल्लव, ठीक है, ये रचनाएं हैं, ये निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं है? यानी कि चिदम्बरा है, उत्तरा है, कला और बूढ़ा चांद और पल्लव, ये चारों ही रचनाएं जो है किस एक कवि की है? तो क्या ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है? क्या ये हरिवंश राय बच्चन की है? क्या ये सुमित्रा नंदन पंत जी की है? या फिर महादेवी वर्मा जी की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत। यानी कि सुमित्रा नंदन पंत की ये चारों ही कीर्तियां है, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, उत्तरा और पल्लव, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। ये एक वाक्य दिया गया है, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। तो इस वाक्य को पढ़कर हमें जवाब क्या देना है? जो विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है, और जो विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट क्या करता है उसको क्या बोलते हैं? प्रविशेषण, ठीक है, प्रविशेषण, विशेषण, ठीक है। जो विशेष्य की विशेषता बताए उसको तो बोलते हैं विशेषण, लेकिन जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसको बोलते हैं प्रविशेषण। अब जैसे कि देखिए यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़, देखिए पहाड़ ये आपका हो गया विशेष्य, और इस पहाड़ की विशेषता क्या बता रहा है कि पहाड़ कैसे है? ऊंचे ऊंचे। तो ये जो ऊंचे ऊंचे है ये तो आपके हो जाएंगे विशेषण, ठीक है, ये आपके क्या होंगे? विशेषण, विशेषण, क्योंकि ये इसकी पहाड़ की विशेषता बता रहे हैं। यानी विशेष से क्या हो गया? पहाड़, इस पहाड़ की विशेषता ऊंचे ऊंचे, ये हो गए आपके विशेषण। और जब विशेषण की भी विशेषता बता दी जाए, यानी ये जो ऊंचे ऊंचे है इनकी भी विशेषता बता दी जाए, जैसे कि यहाँ पर ये दिया गया है बहुत, तो ऊंचे ऊंचे की विशेषता क्या बताइएगा? कि बहुत, यानी कि ये बहुत ऊंचे है, तो ये हो जाएगा आपका प्रविशेषण, ठीक है, यही आपका प्रविशेषण हो जाएगा बहुत। तो जब विशेष्य की विशेषता बताई जाए तब होता है वहां पर विशेषण, और जब विशेषण की भी विशेषता बताई जाए तब होता है वहां पर प्रविशेषण। तो इसमें से हमसे क्या पूछा गया है? विशेषण की विशेषता किसने बताई है? तो यहाँ पर बहुत ने बताई है, यानी कि यही आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, प्रविशेषण इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, ये तो आप सभी को पता है, ठीक है। और क्रोध का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? रौद्र, ठीक है, क्रोध का क्या हो जाएगा? रौद्र। और भय का क्या हो जाएगा स्थायी भाव? भयानक, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? भयानक। भय का स्थायी भाव भयानक, और विषम्य का हो जाएगा अद्भुत, अद्भुत,
ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए पढ़ा लिखा होना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी पढ़ा लिखा न होना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, क्योंकि काला अक्षर भैंस बराबर उसी को बोला जाता है जिस पर कुछ पढ़ना लिखना न आता हो। तो जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको क्या बोलेंगे? काला अक्षर भैंस बराबर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? जैसे कि इच्छा, जैसे कि यहाँ पर हम सर्वनाम से इसका पता लगा सकते हैं, मेरी इच्छा, तो मेरा बोलेंगे मेरा इच्छा, मेरा इच्छा, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इससे पहले यहाँ पर लगाएंगे मेरी इच्छा, तो ये तो हो जाएगा स्त्रीलिंग। अब देखिए राष्ट्र, इसमें क्या बोलेंगे? राष्ट्र, मेरा राष्ट्र या मेरी राष्ट्र, तो यहाँ पर बोलेंगे मेरा राष्ट्र। ठीक है, ये वाला आपका पुल्लिंग हो जाएगा, क्योंकि मेरा राष्ट्र इससे बिल्कुल सही जवाब निकल के आ रहा है। अगर लगाते इसमें मेरी राष्ट्र तो ये बिल्कुल जचती नहीं बात। ठीक है, इस तरीके से हम आम बोलचाल में जैसे बोलते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पर हमें संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग करके इनको पता कर लेना होता है। जैसे कि रक्षा, यहाँ पर मेरा रक्षा करो, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी नहीं, बिल्कुल मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बोला जाएगा मेरी रक्षा करो, और मेरी रक्षा यहाँ पर स्त्रीलिंग का भाव देता है, तो ये रक्षा भी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, मेरा योग्यता पहचानो, मैंने मेरा लगाया है, लेकिन आप बोलेंगे आप तो कुछ गलत बोल रहे हैं। ठीक है, और वाकई में मैं बिल्कुल गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि आम बोल चाल में भी ये बिल्कुल गलत लगता है। मेरा योग्यता, ये क्या होगा? यहाँ पर बोला जाएगा मेरी योग्यता, तो ये भी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आपका? इसमें पुल्लिंग पूछा गया था, तो पुल्लिंग आपको हो जाएगा राष्ट्र, मेरा राष्ट्र। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो हंस का सही स्त्रीलिंग है। तो हंस का सही स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा हंसिनी, इसको आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए हंसिनी ही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बाकी हसीनी, हंसी, हसिया ये नहीं होता है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना होता है, याद ही करना होता है। ठीक है, और ये पूछे गए हैं, अभी यहाँ पर जो प्रश्न चले हैं ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं, और जो शुरू के 20 प्रश्न मैंने कराए हैं वे यूपीएसआई में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, सममात्रिक छंद गीतिका में कुल कितनी मात्राएं होती है? तो गीतिका छंद में टोटल 26 मात्राएं होती है, ये आपको सीधे सीधे याद रखना है। इस प्रश्न का सही जवाब आपका 26 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा छंद है जिसके विषम चरण में 12 मात्रा तथा सम चरण में 7 मात्राएं होती है? तो यहाँ पर देखिए में टाइपिंग मिस्टेक है, इसको तो बोलते हैं यहाँ पर सम, यहाँ लिखा हुआ था सम, और यहाँ पर लिखा हुआ है छंद, ये भी गलत है। ठीक है, तो भाई टाइपिंग करने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, आप एडजस्ट कीजिएगा। तो 12 और 7 किस में होती है? बरवे। 12 7 आपको इसी तरीके से ध्यान रखना है, 12 7 बरवे, वैसे 12 और वैसे बरवे। ठीक है, 12 7 जहाँ मात्राएं होती है वो हो जाता है बरवे। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है? तो संचारी भाव की कुल संख्या टोटल 33 होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, संचारी भाव कितने होते हैं? 33। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन कबूतर का पर्यायवाची नहीं है? तो कबूतर का पर्यायवाची नहीं है वो यहाँ पर देखना है। तो कलरव, कलरव क्या होता है? कबूतर का पर्यायवाची है? जी हाँ बिल्कुल, कलरव जो होता है कबूतर का पर्यायवाची होता है। कपोत भी कबूतर का पर्यायवाची होता है। और यहाँ पर पारावत, पारावत भी यहाँ पर कबूतर का पर्यायवाची होता है। और यहाँ पर एकाक्ष जो है ये आपका कबूतर का पर्यायवाची नहीं होता, बल्कि ये कौवे का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये आपके लिए होमवर्क है HW, और ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखना है। ये प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़ा है, और रोजाना के प्रैक्टिस सेट में मैं आपको एक अंतिम प्रश्न आपके लिए होमवर्क दूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो कैसी लगी ये क्लास? उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी बहुत तो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अपने अगले प्रैक्टिस सेट में। अगला प्रैक्टिस सेट में इससे भी और बेहतरीन बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हिंदी करा दूँगा।